हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCERT हिंदी क्लास 5 का चैप्टर 8 वो भी क्या दिन थे पार्ट का हम लोग क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। सो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूं और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सोचो कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। उत्तर है देखिए, कुम्मी के हाथ जो किताब आई है आज वह आज के ज़माने की छपी हुई होगी। मतलब अभी जिस टाइम के ज़माना चल रहा हम लोगों का 2021, तो इस ज़माने के छपी होगी। प्रश्न 2, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है आज के टाइम में? उत्तर है हाँ, सचमुच ऐसा ही होता है। कई पुस्तकें एक बार पढ़कर फेंक दी जाती है और वे बेकार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है देखिए, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? यानी क्वेश्चन हो रहा कि आपको अगर दो ऑप्शन दिया जाए कि आप टेलीविज़न वाला किताब लीजिए या तो कागज़ वाला लीजिए, आप किसको चूज़ करोगे? इसमें उत्तर होगा कि हम कागज़ के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहेगी और उसे पढ़ने तथा इधर उधर ले जाने में भी आसानी रहेगी। यानी जैसे कि कोई टेलीविज़न वाला किताब हो सकता है, मान लीजिए आपका अगर कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो आप उससे मतलब हमेशा इधर उधर ले जाने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आपका अगर छोटा सा किताब है तो आप उसको इजीली कहीं भी कभी भी बैठकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपका मान लीजिए लैपटॉप ही है या मोबाइल ही है तो उसको चार्ज करना पड़ता है, फिर उसमें रिचार्ज करना पड़ता है, तब जाकर आपका मोबाइल काम करेगा। लेकिन पुस्तक में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, तुम कागज़ पर छपी किताबों पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। मतलब कागज़ से पहले भी किस चीज़ पर छपाई की जाती थी और उसे पढ़ी जाती थी। देखिए इसका आंसर होगा, कागज़ से पहले की छपाई लकड़ी, पत्तों तथा धातु के बने पात्रों पर होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं? उत्तर है देखिए, हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे, यानी टीचर के मदद से हम लोग पढ़ना चाहेंगे। अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं, लेकिन कई बार अध्यापक बच्चों को कुछ विषय नहीं समझा पाते। वही मशीन पढ़ाई में बच्चों को समझने में मुश्किल होती है, लेकिन मशीनी पढ़ाई से सभी विषयों की जानकारी आसानी से प्राप्त की जाती है। यानी सभी विषय तुमको आसानी से एक ही जगह पे आराम से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वो भी क्या दिन थे? प्रश्न है देखिए, बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी कभी किसी से सुनी है? अपने बीते दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उन दिनों में से किस समय के बारे में तुम वे भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। जब हम छोटे थे तब सभी हमसे बहुत प्यार करते थे, साथ ही हमारी सभी इच्छाएं माता पिता द्वारा पूरी की जाती थी। उन्हीं दिनों के लिए हमें कहना चाहिए वो भी क्या दिन थे, कल, आज और कल। अगला क्वेश्चन है देखिए, परेशान 1967 में हिंदी छपी इस कहानी में कल्पना की गई कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद यह कैसी होगी। मतलब बहुत सालों बाद ये क्या चेंजेस आई है इसमें। देखिए जैसे पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, कोई और चीज़ के बारे में तुम सोचना चाहो। उत्तर है देखिए, पेन बहुत साल बाद पेन लेज़र किरणों वाला हो सकते जिनसे दूर से भी लिखा जा सकता है। टेलीफोन, मोबाइल, बहुत सालों बाद टेलीफोन मोबाइल का आकार काफ़ी छोटा हो जाएगा और इसमें सुविधाएं भी बढ़ जाएगी। टेलीविज़न जैसे बहुत सालों बाद टेलीविज़न काफ़ी पतले आकार के आने लगे हैं और यह दीवारों पर भी लटके जा सकेंगे। रसोई घर का सामान आने वाले समय में रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला सामान काफ़ी आधुनिक होगा। इनमें से बहुत सी चीज़ें बिजली से चलने वाली होगी।
अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न 2, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनकी कीमत क्या है। जैसे आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल, दूध आदि। देखिए यहाँ पर वस्तु का नाम दिया गया है, 20 साल पहले उसकी क्या कीमत थी वो बताया गया है, और आज का इनका दाम क्या है वो बताया गया है। यानी 20 साल पहले जो दाम था उससे तो ज़्यादा बढ़ेगा ही, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। तो जैसे आलू का दाम देखिए, 20 साल पहले 1 से 2 पैसे किलोग्राम था और आज 10 से 15 रुपये किलोग्राम है। लड्डू जैसे 4 से 5 पैसे किलोग्राम था, आज 60 से 70 रुपये किलोग्राम है। शक्कर यानी चीनी जैसे 1 से 2 पैसे किलोग्राम था, वही आज 17-18 रुपये किलोग्राम है। या 17-18 नहीं, आज 40-42 रुपये चल रहा है। यहाँ पर 17-18 मतलब हो तो ऐसी दे दिया है। उसके बाद देखिए दाल 4 से 5 पैसे किलोग्राम था, आज 30-35-40 रुपये किलो है। यहाँ पर 35-40 नहीं बल्कि आपका 80 से 120 तक किलो है। चावल जैसे देखिए 3-4 पैसे किलो है, 20 से 30 रुपये आपका ये वाला मिनिमम 20 और आपका मैक्सिमम 100 रुपये तक चावल जाता है। दूध जैसे देखिए 2 से 3 पैसे आपका 20 से 26 रुपया किलोग्राम है। यहाँ पर 20 से 26 नहीं, आपका इस दूध का रेट है 45 से 50 रुपया किलोग्राम। उसके बाद देखिए प्रश्न 3 में कहा जा रहा है कि आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्य के लिए करते हैं। उत्तर होगा देखिए, व्यक्तिगत जीवन में मनोरंजन के लिए करते हैं, हिसाब किताब के लिए करते हैं, और सार्वजनिक में जैसे रेल, बस, टिकटों की बिक्री करने में, सार्वजनिक जानकारियाँ प्राप्त करने में की जाती है। और भी बहुत सारी इसका आंसर हो सकती है। जैसे कि हम लोग अपने खुद के लिए अगर बात करेंगे टेलीविज़न का, तो पढ़ाई लिखाई के लिए, विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और फोटोग्राफी के लिए। उसी तरह से विभिन्न उद्योगों की जानकारी के लिए, सूचनाएं प्रसारित करने के लिए और नौकर से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए। उसी तरह से देखिए जानकारी देने या लेने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने की कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे तालिका में लिखो। जैसे संदेश, फ़ोन, चित्र, फैक्स, जैसे अभिनय, विज्ञापन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, नोटिस, टीवी, तार, और नृत्य के हावभाव, संकेत भाषा, मोबाइल संदेश, इस्तेजार। देखिए ऊपर लिखी चीज़ों एक तरफा भी हो सकती है और दो तरफा भी। जिन चीज़ों के जरिए एक तरफा संप्रेषण होता है उसके आगे ये एरो लगाइए, और जिन चीज़ों के तरफ दो तरफा संवाद की चीज़ें होती है उसके आगे इस तरह के एरो का निशान लगाइए। जैसे जानकारी के लिए क्या हो गया आपका, संदेश एक तरफा, चित्र, फैक्स, विज्ञापन एक तरफा, नोटिस, टीवी, इश्तेहार, ये सारा चीज़ क्या है एक तरफा होता है। उसी तरह से भावना जैसे फ़ोन, अभिनय, मोबाइल, तार, मोबाइल संदेश, संकेत भाषा, नृत्य के हावभाव, ये सारा चीज़ क्या है दो तरफा। उसके बाद कहा जा रहा है कि तुम्हारी डायरी से, कि प्रश्न है डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने देते हो या नहीं, या तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छपवाई भी है ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सके। ऐसी कोई डायरी खोज कर पढ़ो और उनका कोई अंश कथा सुनाओ। मतलब क्या हो रहा कि इस डायरी को मतलब पढ़ के समझना है, पढ़ के बताना है कि क्या होगा। छात्र पुस्तकालय से प्राप्त कर डायरी कक्षा में सुनाए। यानी क्या करना है कि ये डायरी एक तरह का पुस्तक है, इसको आपका लाइब्रेरी से इकट्ठा करना है और पूरे क्लास में सुनाना है। उसका बाद देखिए प्रश्न, अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। जैसे मैं देखिए 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे सभी से बहुत प्यार करते हैं। मैं पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी आगे रहता हूँ। जैसे देखिए मैं अपनों से बड़ों का आदर और छोटों से प्यार करता हूँ। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना मेरी आदत है। मैं रोज़ सुबह ईश्वर की वंदना और गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। छात्र को इसे स्वयं अपनी डायरी बनाकर लिखना चाहिए। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या करना चाहोगे। डायरी में हम अपने स्कूल के गुण की विशेषता, यहाँ होने वाले पढ़ाई के बारे में लिखना चाहेंगे। कल्पना करो कि दोस्तों के साथ बात करके अनजाना लोगों की 50 साल बाद में इसमें क्या बदलाव है। देखिए जैसे फिल्मों में, गांव की हालात में, तुम्हारी परिचित किसी नदी में, स्कूल में। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिल्मों में आधुनिकता
अधिक प्रयोग की जाने लगी, वह यह कम समय हो जाएगी। गांव की हालत में काफी सुधार हो जाएंगे। गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध होने लगेगी। हमारी परिचित नदी में जलस्तर कम हो जाएगा और इसका पानी भी दूषित नहीं होगा। स्कूल काफी विकसित हो जाएंगे और कॉपी पर काम मतलब कॉपी का काम कम हो जाएगा। देखिए है, था, है या होगा। प्रश्न है देखिए, असीमों की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में, फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते वर्षों के समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? कहानी में थे शब्द का मूलभूत घटनाओं को बताने के लिए क्या किया गया? क्योंकि यह कहानी बड़े जनाधार पर लिखी हुई है। मुझे बहुत डर लगा तब मैं छोटा था। इस शीर्ष से जुड़े कि किसी अनुभव का वर्णन करो। तरह देखिए, जब मैं बहुत छोटा था तो कमरे अलग नहीं रहता था, क्योंकि एक बार मैं कमरे में अकेला था। तब एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जिससे मुझे बहुत डर लगा। तभी से मैं अंधेरे कमरे में अकेले नहीं रहता। उसके बाद देखिए, तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कर्मियों, नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। देखिए उत्तर है, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, अपने से बड़ों की सभी बातें मानता हूँ, साथ ही उनका आदर सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जिद्दी भी हूँ। मुझे बाजार का खाना पीना बहुत पसंद है, साथ ही मुझे खेलना भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे घर में अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैच का आंखों देखा हाल जैसे कि देखिए दर्शकों की मैदान में भीड़, बल्लेबाज गेंद करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। इधर गेंदबाज गेंद लेकर भागने लगा। गेंदबाज ने जैसे ही गेंद फेंकी, बल्लेबाज ने एक जोरदार हिट लगाया। गेंद सीमा की रेखा की तरफ जा रही है और ये 4 रन। इसके साथ ही बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मैच जीत लिया। सभी खिलाड़ी दौड़ते और आगे आए और अपने बल्लेबाज की पीठ थपथपाने लगे। देखिए, अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है। वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो, यानी एक पैराग्राफ लिखना है। मैं अपनी नानी के घर जाऊँगा, वहाँ मैं खेतों और बागों में घूमूंगा। मैं अपने नाना नानी के साथ बहुत सारे बातें करूँगा। मैं बकरी, गाय, भैंस आदि जानवर के साथ भी खेलूँगा। घोड़े की सवारी के अलावा मैं गांव में मिलने वाली मिठाइयों तथा दूसरे खाने पीने की चीज़ों पर भरपूर आनंद लूँगा। तुमने जो 3 नंबर अनुच्छेद लिखे हैं, उनमें से पहले का संबंध उनसे है जो बीत चुका है, दूसरे में अभी की बात है और तीसरे शब्दों में घुटने वाली शब्दों की बात चल रही है। तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे हैं, उनमें से पहले का संबंध उनसे है जो बीत चुका है, दूसरे में भी मैं अभी की बात की है और तीसरे में बाद में घटने वाली घटनाओं का वर्णन। इन अनुच्छेद में इस्तेमाल किए गए क्रियाओं को ध्यान रखो। यह बीते हुए अभी के और बाद के समय के बारे में बताती है, यानी पहले के समय क्या था और अभी क्या है। आई होप गाइस आप लोगों को यह चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं प्रदीप मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।